9 क्लास में पढ़ रहे हैं उन सभी छात्रों को एक बार पुनः वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप लोग इसके पहले जैसे पॉलिटिकल साइंस में 2 सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे सीरीज में कुछ बातें करेंगे और कुछ बातों में जैसे हम सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे कि आज हम वैश्विक स्तर पर आपको ले चलते हैं कि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की क्या स्थिति होता है, यानी डेमोक्रेसी का जो सिचुएशंस होता है वह सिचुएशन ग्लोबल लेवल पे किस कंडीशन में होता है, किस परिस्थिति में होता है, उस ग्लोबल जो लेवल होता है उसके संदर्भ में हम बातें करेंगे। इसके साथ हम कुछ आपको यहाँ ध्यान देंगे कि संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन जो है इनके मुख्य रूप से 6 हिस्से होते हैं। इसे 6 हिस्सों में बांटा गया है और 6 हिस्से जो है इस 6 हिस्सों में जैसे आप देख रहे हैं कि इसके 6 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। या 6 अंग जो है आपके जो एक महासभा यानी जिसे हम आम सभा कहते हैं और इसका जनरल असेंबली इंग्लिश में नाम होता है, इसे सुरक्षा परिषद या सेक्रेटरी काउंसिल हो गया। फिर आप देखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद होता है यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया। फिर आप देखेंगे कि न्यास परिषद हो जाता है, तो न्यास परिषद जैसे ट्रांसशिप हो जाता है। फिर आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के संदर्भ में हम बातें करेंगे। और इसके बाद सचिवालय के संदर्भ में यानी कि सेक्रेटेरिएट जो होता है इसके संदर्भ में हम बातें करेंगे। फिर हम देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके संबंध में हम कैसे बातों को रख रहे हैं। फिर आप यहाँ बाह्य समर्थन में लोकतंत्र का जो विकास होता है कि बाहरी समर्थन में लोकतंत्र का कैसे विकास होता है, तो इन सारी बातों पे हम आपसे एक एक करके हम जिक्र करेंगे। और आपको हम चाहेंगे कि यह प्रश्न को इतना बेहतर ढंग से आप एक बार सुने समझे, ताकि आपको यह सिर्फ परीक्षा और आपके क्लास वर्क के लिए ही यानी वर्ग व्यवस्था के लिए ही यह सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि यह महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है। और इस बातों को अगर हम जानते रहेंगे तो हमेशा के लिए यानी किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में यह प्रश्न जो होता है इसमें से यदा कदा आ ही जाता है। इसलिए इस प्रश्न को अन्यथा नहीं लेते हुए इस प्रश्न को थोड़ा सा सीरियस ढंग से समझें और अपने वर्ग व्यवस्था की तो तैयारी करते ही रहे, साथ में आप एक कॉम्पिटिटिव छात्र की तरह भी बने रहें, क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन में आगे जाने के लिए हर एक बिंदुओं पे हमारा ध्यान बिल्कुल होना चाहिए। जिसका ध्यान वहां नहीं होगा तो निश्चित रूप से वह जो होगा कि डिग्री लेकर घर पे बैठने का ही काम करेगा। तो इन बातों को आप बेहतर ढंग से समझें। जैसे अब यहाँ हम देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर जो लोकतंत्र है यानी कि डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल, तो इसमें हम देखेंगे कि आज हम ऐसे बातें करते हैं कि आज निर्विवाद रूप से हम यह बात कह सकते हैं यानी बिना विवाद किए हुए, बिना विवाद का यह बात अपना हम रख सकते हैं कि विश्व के अधिकांश राज्य जो है, विश्व के जितने राज्य हैं तो विश्व के अधिकांश राज्य उपनिवेशवादी शिकंजों के रूप में यानी उपनिवेशवादी जो शिकंजा है उससे मुक्त हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि विश्व के लगभग अधिकांश राज्य हैं कि उपनिवेशवादी शिकंजों से सब के सब लगभग मुक्त हो गए हैं, सब फ्रीडम है। और उन राज्यों में अधिकांशतः हम ऐसे राज्यों की बात करेंगे कि जैसे आप यहाँ ध्यान देंगे कि राज्यों में लोकतंत्र की जो स्थापना हुई है और वैसे राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना हुई है, लेकिन यहाँ आपसे एक प्रश्न बनता है कि क्या ऐसी स्थिति में, अगर ऐसा स्थिति आता है तो ऐसी स्थिति में विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंध की अगर हम चर्चा करें कि विभिन्न राज्यों की पारस्परिक संबंध लोकतांत्रिक जो मान्यता है तो वैसे लोकतांत्रिक मान्यताओं पर आधारित हो पाएंगे? अगर लोकतांत्रिक मान्यताओं पर आधारित नहीं हो पाएंगे तो क्या विश्व सरकार जो है, विश्व सरकार का स्वप्न साकार हो सकेगा? अगर विश्व सरकार का सपना साकार हो जाएगा तो क्या आज समस्त विश्व जो है लोकतंत्र की तरफ उन्मुख हो रहे हैं? जहां तक हम यहां अपनी बातों को रख रहे हैं कि द्वितीय यानी हम द्विराष्ट्रीय रूप में हम बातें करें कि द्विराष्ट्रीय अथवा बहुराष्ट्रीय संबंधों का प्रश्न यहां आता है, तो द्विराष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय संबंधों का जो प्रश्न है यह लोकतंत्र से बिल्कुल ही भिन्न हो जाता है। और यह लोकतंत्र से भिन्न होता है विभिन्न राज्य अपने राष्ट्रीय हितों के लिए, जो राष्ट्रीय हित होता है वैसे हितों के लिए या उसके हितों के आधार पर अपने द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय सदस्यों के संदर्भ में जो भी द्विपक्षीय संबंध होते हैं या बहुपक्षीय संबंध होते हैं, तो द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंधों का संचालन करने में वे सफल भी होते हैं। वे लोकतंत्र के नाम पर अपने लोकतंत्र जो है तो लोकतंत्र के नाम पर अपने राष्ट्रीय हित की प्राप्ति अथवा अभिवृद्धि करने का प्रयत्न तो करते ही हैं। और
अभिवृद्धि करने का जो प्रयत्न करते हैं, इसमें और भी बातें आता है। जैसे आप अमेरिका की बात देखिए, अमेरिका जो था कि अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर क्या करता था कि इराक, जैसे अमेरिका और इराक के बीच में जो विवाद हुआ था, तो इस विवाद के संदर्भ में आप देखेंगे कि इराक पर अपना आक्रमण कर वहां सद्दाम हुसैन को क्या किया, या आपके जो समाचार पत्र के माध्यम से आपने सुना होगा कि सद्दाम हुसैन को क्या किया कि वह सत्ता ही समाप्त कर दिया। और सद्दाम हुसैन का जो सत्ता समाप्त किया, अमेरिकी यानी कि कार्यवाही जनतंत्र की, यानी कि जैसे ही हम देखेंगे कि अमेरिकी कार्यवाही जो था, ये जनतंत्र की स्थापना से वहां सिर्फ क्या किया कि लोकतंत्र की स्थापना मात्र से उनके जो पारस्परिक संबंध था, वह पारस्परिक संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे कि समानता था, न्याय था आदि पर आधारित हो जाएगी, यह ऐसा आवश्यक भी बातें नहीं है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि इसी संदर्भ में अगर हम फिर विचार करेंगे कि दूसरा प्रश्न यह भी आपके संदर्भ में हम बातचीत के क्रम में करेंगे कि अधिकांश राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना ने विश्व सरकार का स्वप्न साकार हो पाएगा, और विश्व का जो स्वप्न है वो साकार तब होगा कि अब इसमें हम फिर एक बातें रखेंगे आपके बीच में कि क्या वैश्विक सरकार का गठन ऐसी स्थिति में संभव हो पाएगा। इस क्रम में यह कहा जा सकता है कि आज विश्व है जो अधिकांश रूप से, यानी विश्व में अधिकांश रूप से विश्व सरकार के समान कुछ कार्य करती है, और विश्व सरकार विश्व के लिए यानी कि ऐसे जब कार्य करती है तो इस प्रश्न के संगठन संप्रभु नहीं है, और जब संप्रभु नहीं है तो संगठन विभिन्न देशों के लोगों पर उस प्रकार का नियंत्रण रखने की स्थिति में नहीं है। और जिस स्थिति में किसी न्याय की सरकार होती है, माने किसी भी राज्य में जो सरकार होती है, तो उस राज्य की सरकार लेकिन इस प्रकार के संगठन ऐसे नियमों का निर्माण करते हैं जो विभिन्न तरह से राज्यों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए भी ऐसे अपनी स्थिति में होते हैं। अब हम देखेंगे कि राष्ट्र संघ जो है यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन के संदर्भ में हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें वर्तमान समय में इसके 193 देश इसके सदस्य हैं। और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि इसके 6 अंग हैं, जिसके बारे में बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि महासभा, तो महासभा जो है कि मूलतः हम महासभा के बारे में कहेंगे कि किसी देश के संसद के समान अगर समान लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होता है, तो समान लोकतांत्रिक आधार पर अगर निर्धारित हम ऐसे विचारों को रखेंगे कि वर्तमान समय में इसके 193 सदस्य देश हैं, और 193 सदस्य देशों में खासकर सभी राज्य को एक दूसरे, जो भी राज्य हैं, एक एक वोट देने का इसमें अधिकार होता है, और एक एक वोट यानी एक एक मत देने का अधिकार है। संबंध सभी निर्णय बहुमत के आधार पर यहाँ पे होता है। और महासभा के विश्वव्यापी यानी स्वरूप को अगर ध्यान में रखा जाए, तो विश्वव्यापी स्वरूप को ध्यान में रखकर ही कुछ विद्वानों ने इसे विश्व संसद यानी कि वर्ल्ड पार्लियामेंट के नाम से संबोधित भी किया है। और इसमें यानी इस संस्था में अगर हम बातें करें, तो इस संस्था में ने विश्व समुदाय के लिए अनेक नियमों का और निर्माण करने में अपना भूमिका निभाया है। इतना ही नहीं, जैसे मुक्त समुद्र यानी कि समुद्र व्यापार निगम है, मुक्त रूप से समुद्र व्यापार निगम की बात आता है, इसकी बातें करें या उसके समुद्रिक व्यापार संबंधित नियम इत्यादि की बातें करें, तो ये सब महासभा के अंतर्गत बातें आता है। फिर हम देखेंगे यहाँ दूसरा आपका है जो सुरक्षा सिक्योरिटी काउंसिल होता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में अगर हम बातें करेंगे, तो सिक्योरिटी काउंसिल में यह सामान्यतः किसी देश की कार्यपालिका के समान ही है। इसके 15 सदस्य होते हैं, और 15 सदस्य हैं, इसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी सदस्य होते हैं 5 अस्थायी सदस्य, जैसे आज के संदर्भ में अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। ये 5 अस्थायी सदस्य हुए। और इन अस्थायी सदस्यों के अलावा 10 अस्थायी सदस्य को महासभा 2 वर्षों के लिए ही चुनती है, और 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव होता है, अस्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार भी प्राप्त है। यानी कि अस्थायी सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, या कोई भी देश उसका सदस्य देश हो सकता है, लेकिन 2 वर्ष के लिए ही होगा। उसमें कोई हो सकता है, फिर अगले बार वो नहीं भी हो सकता है, ऐसे स्थिति आता है। लेकिन अस्थायी सदस्य को एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसको एक विशेष वीटो का अधिकार दिया जाता है, और वीटो का अधिकार इन सही महत्वपूर्ण निर्णय
जो भी होते हैं महत्वपूर्ण निर्णय, तो ऐसे निर्णय में 2/3 यानी बहुमत द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन सभी अस्थायी सदस्यों की सहमति पर ही, जो भी अस्थायी सदस्य हैं उसके सहमति पर ही किसी निर्णय के लिए अनिवार्य माना जाता है। फिर हम यहाँ देखेंगे तीसरे बिंदु के यानी तीसरे इसके अंग के रूप में आर्थिक और सामाजिक परिषद, जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बातें हम किए हैं। तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल में जैसे आप समझ रहे हैं इस बात को कि विभिन्न देशों को आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करना, यानी कोई भी देश हो उसे आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से प्रोत्साहित करना और करना ही यह इस संस्था का अपना मूल उद्देश्य होता है। इसके वर्तमान में 54 सदस्य हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या कुल कितना है, तो 54 है और 54 सदस्य जो होते हैं इसमें आर्थिक और सामाजिक परिषद संबंधित कार्यों को करते हैं। फिर आप देखेंगे कि चौथे इसके भाग जो है, चौथे इसके अंग है न्यास परिषद, जिसे हम ट्रस्टशिप के नाम से जानेंगे। यानी कि न्यास परिषद जो है इसमें इस संस्था का गठन जो किया गया, तो इस संस्था का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के में पराजित स्थिति था, तो पराजित एवं स्वतंत्र राज्यों में स्वायत्त के विकास जो है, स्वायत्त के विकास, और स्वायत्त के विकास के साथ हम यह भी देख सकते हैं कि स्वायत्त के विकास के लिए ही यह किया गया था। आज विश्व के प्राय सभी राज्य जो भी हैं स्वतंत्र हो चुके हैं। इस दृष्टि से यह संस्था सबसे सफल संस्था आज के संदर्भ में मानी जा सकती है। फिर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंतर्गत यह बातें आता है कि इसे संयुक्त राष्ट्र का न्यायालय भी माना जाता है। यह सदस्य राज्यों द्वारा उपस्थित किए जाने, यानी कि जो भी उपस्थित किए गए विवाद होते हैं उस पर निर्णय लेने का इससे अधिकार होता है, और निर्णय लेने वाली एक संस्था भी इसे कहा जाता है। निर्णय जो होता है बहुमत के आधार पर ही लिया जाता है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितना होता है, तो 15 होता है, जिसका निर्वाचन सुरक्षा परिषद एवं महासभा के द्वारा संयुक्त रूप से ही किया जाता है। फिर आप देखेंगे इंटरनेशनल यानी मॉनेटरी फंड जो है, यानी कि इसके पहले आप बातें करेंगे। अभी छठा हमारा इसका अंग है यानी सचिवालय, सेक्रेटरी। अब देख लीजिए सेक्रेटरीट क्या है। तो अब सचिवालय के बाद आप देखेंगे कि सचिवालय के बारे में फिर से संयुक्त राष्ट्र जो होता है अपना एक सचिवालय है, और इसका काम जो होता है संयुक्त राष्ट्र के कार्यों के देखरेख के लिए ही होता है। खासकर इसका जो महासचिव होता है, यानी कि इसमें प्रमुख इसका क्या माना जाता है, जो महासचिव होता है यही इसके लिए सबसे प्रमुख होता है, जिसका निर्वाचन महासभा एवं सुरक्षा परिषद के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इसके अधीन प्रशासनिक अधिकारी आते हैं और इसका जो होता है मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अवस्थित है। ठीक है, तो फिर हम इंटरनेशनल मनी फंड के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व व्यापार संगठन जो है, तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन के पहले हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में हम समझ ले कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, कि नवोदित राज्यों को प्राय आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इनसे बचने के लिए तथा आर्थिक स्थिति की गति को कायम करने के लिए विकासशील जो नवोदित राज्य हैं, तो नवोदित राज्यों को ऋण देने के संदर्भ में यह बातें आ रही है कि वैसे ऋण देने के कार्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ही किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बातें आता है, कर्ज लेने वाला या कर्ज देने का सबसे बड़ा संगठन है। इसके सदस्यों की संख्या 173 है, यानी कुल इसमें 173 सदस्य हैं, और वैधानिक तौर पर सभी राज्यों को समान अधिकार या समान मताधिकार भी दिया गया है। इस प्रकार समान मताधिकार के सिद्धांत पर इस संगठन के अंतर्गत जो निर्णय की व्यवस्था की गई है, तो ये निर्णय की व्यवस्था है, लेकिन मतदान अनुपातिक होता है। जो भी मतदान इसमें मतदान की क्रियाएं होता है वह बिल्कुल अनुपातिक होता है, और ऐसे अनुपातिक होता है कि जिस सदस्य राज्य द्वारा इस कोष के यानी इसके जो कोष होते हैं, तो इस कोष में खासकर जितना धन दिया जाता है उसी के अनुपात में उसके वोट का अनुपात भी होता है। जो सदस्य देश जितना धन वहां देगा उसी अनुपात में उसका वोट का महत्व भी बढ़ता है, और इस तरह से इस क्रम में यह उल्लेखनीय बन जाता है। इसमें आधा धन अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब, चीन और रूस का ही है। उसी तरह से या उसी अनुपात में इन 7 जो देशों का नाम दिया गया वोट पर अधिकार है। बाकी 166 देश जो हो जाते हैं, ऐसे 166 देश हैं, इस प्रकार मतदान को अथवा निर्णय को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है।
किसी भी तरह का वहां मतदान जो होता है या वहां निर्णय होता है, निर्णय को ये प्रभावित बाकी 166 देश नहीं कर सकते हैं। लेकिन 7 देश जो होते हैं, 7 यहाँ पे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि धन के आधार पर इनका वोट का महत्व भी होता है, जो मैंने पहले ही जिक्र किया। अब हम बातें करेंगे कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके तहत हम देखेंगे कि विश्व व्यापार को अगर हम विनियमित करने के लिए इस संगठन का निर्माण अगर करते हैं, तो विनियमित करने के लिए संगठन का निर्माण ही किया गया है। सामान्यतः इसके निर्णय भी सदस्य राज्यों के निर्णय पर आधारित होते हैं, और जो सदस्य राज्य होते हैं, इस सदस्य राज्य के निर्णय पर आधारित होते हैं। इस रूप में यह लोकतांत्रिक संगठन प्रतीत ही होता है, और लोकतांत्रिक संगठन इस तरह से प्रतीत होता है। लेकिन इसके भी अधिकांश निर्णय गुप्त रूप से होने वाले औपचारिक बैठकों में लिया जाता है। इन औपचारिक बैठकों में सिर्फ प्रभावशाली राज्य ही भाग लेने का काम करते हैं। उपरोक्त बातों में अगर हम विश्लेषण के आधार पर करें, तो विश्लेषण के तौर पर ये जो वैश्विक होता है, वैश्विक संगठन सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक नहीं होता है। उनका विकास भी जो होता है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर उन्मुखी है। विभिन्न राज्य धीरे धीरे अधिक लोकतांत्रिक, आज के संदर्भ में आप देखेंगे कि और भी राज्य हैं जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कि लोकतांत्रिक होते जा रहे हैं। यानी कि जो लोकतांत्रिक देश हैं, तो लोकतांत्रिक देशों के समावेश में और भी राज्य जो है वो भी लोकतांत्रिक होते जा रहे हैं। और आप यह भी देखेंगे कि वैश्विक संगठन के संदर्भ में कि वैश्विक संगठन जो है, यहाँ लोकतांत्रिक चरित्र उनका जो है वह धीरे धीरे उसमें कमी भी आते जा रही है। सोवियत संघ की बात करें आप, तो सोवियत संघ जो है इसके विघटन के पहले तक इन वैश्विक स्तर से या वैश्विक संगठनों का स्वरूप शक्ति संतुलन के रूप में, यानी कि शक्ति संतुलन के कारण तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा यह देखने के लिए आपको मिलेगा कि ज्यादा लोकतांत्रिक था। लेकिन 1990 के दशक में या 1990 वाले दशक के शुरुआती दौर में हम ऐसे बातें करें कि इसके शुरुआती दौर में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका विश्व का एकमात्र शक्तिशाली देश रह गया, क्योंकि सोवियत संघ जो था शक्तिशाली था, और जैसे वो विघटन हुआ तो उसकी शक्ति वितरित हो गई, बट गया, तो अमेरिका मात्र एक शक्तिशाली देश रह गया। अमेरिकी शक्ति, प्रभाव एवं प्रभुत्व के इन उद्देश्यों की अगर हम बात देखते हैं, तो इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कार्य पद्धति को और अधिक प्रभावित किया है। और खासकर ऐसे भी अवसर आए हैं जब अमेरिका ने विश्व संगठन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो हम बात अभी किए हैं कि विश्व संगठन है, कि उपेक्षा कार्यवाही की है। विश्व संगठन वहां अगर रोक लगाना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने उसकी उपेक्षा कर दिया है और अपना कर उसे बिना सुरक्षा परिषद के निर्णय के ही इस पर आधार पर आक्रमण किया, और उसके पास जनसंहार के हथियार भी देखने के लिए मिलते हैं। वर्तमान समय में अमेरिका की अगर हम और भी जिक्र करें, तो अमेरिका ने विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देने का दायित्व अपने मन में ही खुद संभाल लिया है, और ऐसे संभाल लिया है जैसे कि वो अब यह मानने लगा है कि लोकतंत्र के प्रसार के लिए सिर्फ लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार अगर हम करते हैं, तो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार में काम नहीं लिया जाएगा। लोकतांत्रिक देश जो भी है, तो लोकतांत्रिक देशों के यहाँ लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं नहीं है, सीधे दखल देना चाहिए। इसी आधार पर उसने इराक पर हमला भी किया था, जो इसका जिक्र मैंने अभी इसके पहले ही किया था। तो अमेरिका है जिसके संदर्भ में वह विश्व के जो संगठन है उसको ताक पर रख के भी कई जगह पे काम किया है। इसमें इसका अर्थ यह नहीं लिया जाना चाहिए कि वैश्विक लोकतंत्र की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि या अथवा हम ये भी बता सकते हैं कि इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो रही है। विश्व स्तर पर लोकतंत्र की आवश्यकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास की बातें करते हैं हम यदि, तो सूचना प्रौद्योगिकी के विकास, और इसके साथ हम देखेंगे कि आज विश्व के विभिन्न राज्य जो हैं, विभिन्न राज्यों के लोगों ने, जो भी राज्य हैं, सभी राज्य के लोगों ने अलग अलग या एक दूसरे के समीप सब पहुंच चुके हैं, और ऐसे पहुंचे हैं कि वे बिना अपनी सरकारों के सहयोग के एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपर्क दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसी प्रकार का अगर विरोध की बात हम देखते हैं कि विरोध में वैसे बहुराष्ट्रीय दुनिया पर कुछ खास राज्यों का प्रभुत्व जो बना हुआ है, तो वैसे राज्यों की जो प्रभुत्व है, वैसे प्रभुत्व की स्थापना का विरोध किया जा रहा है। इसी प्रकार का विरोध वैसे वैश्विक नियमों का भी देखने के लिए आपको मिल रहा है, जो समस्त विश्वों पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। फिर हम यहाँ देखेंगे कि
जो बाह्य समर्थन में लोकतंत्र के विकास की क्या जरूरत है, तो बाह्य समर्थन में लोकतंत्र के विकास के संदर्भ में हम बातें करेंगे कि लोकतंत्र निरंतर एवं स्वयं जो है विकसित होने वाली एक प्रशासनिक व्यवस्था है। बाहरी समर्थन से हस्तक्षेप कर बलपूर्वक जनतंत्र की स्थापना का प्रयास न तो कभी सफल हुआ है और न कभी सफल होने की संभावना भविष्य में भी है। अतः यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न बाहरी समर्थन अगर हम करते हैं कि बाहरी समर्थन की बात, तो बाहरी समर्थन से लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास के रूप में सामने आता है। वर्तमान समय में विश्व में ऐसे कतिपय शक्तिशाली राज्य हैं या वैसे शक्तिशाली राज्यों की बात आप देख सकते हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाने का दायित्व तो स्वयं अपने हाथों में लेने का कार्य भी किया है। इस क्रम में विश्व की जो वर्तमान परिस्थिति है, तो वर्तमान एकमात्र परम बली राज्य जो है अमेरिका का उल्लेख आप अभी देखें, और अमेरिका का उल्लेख आप देख भी सकते हैं। हाल के समय में अमेरिका में इस प्रकार की सोच विकसित हुई है कि विश्व में लोकतंत्र को विकसित करने का मूल दायित्व उसी का है कि जो भी विश्व का देश है उसके अंदर लोकतंत्र की बहाली की जाए। इस प्रकार लोकतंत्र को विकसित करने का दायित्व उसने अपने ऊपर ले लिया है। अमेरिका यह मानता है कि लोकतंत्र के विकास के लिए सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार ही काफी नहीं है। लोकतांत्रिक देशों को, वैसे राज्यों को, वैसे जो भी राज्य हैं, तो वैसे राज्यों को या वैसे राज्यों में सीधी दखल देना चाहिए जहां लोकतंत्र की बहाली नहीं है। ऐसी मूलभूत समानता पर अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण किया जाना भी एक उदाहरण है। इस कार्रवाई से, या जो अमेरिका की कार्रवाई है, इसे उसके सहयोगी राज्य जो भी हैं, विशेषकर ब्रिटेन या पूर्ण सहयोग एवं समर्थन भी देते रहता है। इराक जो है पश्चिमी एशिया स्थित एक राज्य है जो 1932 में ब्रिटिश उपनिवेश शिकंजों से यह भी मुक्त हुआ था। और आप देखेंगे सत्ता में आने के बाद, जैसे सदाम हुसैन जो थे, तो सदाम हुसैन जब सत्ता में आए थे तो सदाम हुसैन द्वारा परंपरागत इस्लामी कानून को बदल दिया गया। जो इस्लामी कानून परंपरागत चल रहा था उन्होंने बदलने का उससे काम किया था, और महिलाओं को उसने कतिपय ऐसे अधिकार प्राप्त किए जो किसी अन्य पश्चिमी राज्यों में महिलाओं को प्राप्त नहीं था। 1979 की बात आप देखेंगे तो 1979 ईस्वी में वह देश का राष्ट्रपति बन गया, और इसके बाद प्रारंभ होता है उसकी तानाशाही व्यवस्था। जब वो राष्ट्रपति बना तो अपने तानाशाही व्यवस्था को शुरू कर दिया। कैसे तानाशाही व्यवस्था शुरू किया, उसकी जो तानाशाही व्यवस्था का उनकी तानाशाही व्यवस्था है उसके इतिहास का जिक्र करते हैं, तो अपने राजनीतिक विरोधियों और जो भी इनके जो प्रजातीय अल्पसंख्यक के समुदाय की हत्या के लिए वे कुख्यात माने गए। और इराक अनेकों पश्चिमी एशियाई राज्यों की तुलना में, हम यहाँ तुलना करेंगे कि पश्चिमी एशियाई राज्यों की तुलना में अगर हम देखते हैं तो अधिक धर्मनिरपेक्ष था। 1991 में आप इसी संदर्भ में देखेंगे कि 1991 ईस्वी में उसने क्या किया कि उसी दशक में प्रारंभिक वर्षों में उसने कुवैत के पीछे, यानी कुवैत के कुछ हिस्सों पर अधिकार भी जमा लिया, और ऐसे अधिकार कर लिया, लेकिन सुरक्षा परिषद के निर्णय की पृष्ठभूमि और संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के अनुसार अगर हम वहां इस बात को देखेंगे तो वहां कुवैत जो था, कुवैत से अपनी सेना वापस हटानी पड़ गई उसे। अमेरिका और सहयोगी जो राज्य थे, ब्रिटेन आदि, इराक पर यह आरोप लगाया कि इराक के पास जनसंहार के हथियार उपलब्ध हैं, और जनसंहार के हथियार उपलब्ध है तो जनता के ऊपर कभी भी किसी भी देश में हमला कर सकता है, अर्थात ये आतंकवादी हो सकता है। इससे समस्त विश्व को खतरा है। इस आरोप की जांच के लिए वहां संयुक्त राष्ट्र सीमा, यानी संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, अपना सेना भेजा, और जब सेना भेजा गया तो संयुक्त राष्ट्र की टीम को कुछ भी नहीं मिला, और न ही इराक पर अमेरिकी कब्जे के बाद इस प्रकार का कोई हथियार अमेरिका या ब्रिटेन को ही प्राप्त हो पाया। लेकिन यहाँ तो बातें कुछ और भी थी, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो था, संयुक्त राष्ट्र टीम को नरसंहार के हथियार के रूप में कुछ भी नहीं मिलने के बावजूद अमेरिका और उसके सहयोगी जो राज्य थे, बिना सुरक्षा परिषद की सहमति के 2003 ईस्वी में क्या किया कि इराक पर आक्रमण कर दिया। और जब सदाम हुसैन क्या किए कि वहां से भागने में सफल हुए, और भागे तो बाद में जाकर क्या हुए कि सदाम हुसैन पकड़े भी गए। और जब सदाम हुसैन पकड़े गए तो अमेरिका ने अपनी पसंद की सरकार वहां स्थापित भी कर लिया और सदाम हुसैन को अपने कब्जे में कर लिया। इस प्रकार की अमेरिकी कार्यवाही मान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून की पूर्णतः एक तरह से माना जा सकता है कि बिल्कुल अवहेलना की स्थिति में थी।
और संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालिक जो महासचिव थे, जिनका नाम था उस समय कोफी अन्नान, ने भी अमेरिकी कार्रवाइयों को गैर कानूनी बतलाया था। फिर भी अमेरिका ने अपना कदम पीछे नहीं कर पाया। इस प्रकार बाहरी हस्तक्षेप द्वारा वहां लोकतंत्र की स्थापना की गई, क्योंकि लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की सेना की उपस्थिति के बावजूद वहां व्यापक पैमाने पर यह देखा गया कि हिंसा का दौर जारी रहा। लोकतंत्र दिखावा मात्र का रह गया। वहां की जनता वास्तव में अपने प्रतिनिधि चुनने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थी। वास्तविक सत्ता को तो अमेरिकी जो सेना थी, अमेरिकी सेना और अमेरिका वासियों के हाथों में आ गया। एक जनतांत्रिक देश द्वारा लोकतंत्र की स्थापना के लिए इस प्रकार की सैनिक कार्यवाही बिल्कुल उचित नहीं माना जा सकता है। लोकतंत्र की स्थापना में अगर हम यह देखेंगे कि बाहरी अगर सहायता तभी संभव हो सकता है जब किसी राज्य की जनता लोकतंत्र की बहाली के लिए स्वयं जो होता है, जैसे संघर्षरत हो, यानी पहले से प्रयास में लगी हो कि हम लोकतंत्र की बहाली करना चाहते हैं, अथवा बाहरी सहायता पूर्णतः यानी कि अर्थहीन बनकर रह जाएगा। जहां जनता ही नहीं चाहती हो वहां बाहरी सहायता की क्या जरूरत है। इसी प्रकार कोई अगर बाहरी शक्ति किसी देश में लोकतंत्र के लिए या लोकतंत्र की स्थापना कर दे, या विचार सामान्य लोकतांत्रिक मान्यता के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि बाह्य समर्थन का कहां कहां जरूरत है, और बाह्य समर्थन का बेमतलब का जरूरत भी नहीं होना चाहिए। तो छात्रों, फिर हम अगले सीरीज में अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।